हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। इट्स कॉजेटिव एजेंट्स, ट्रांसमिशन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन। इसके साथ ही साथ हम मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को भी समझेंगे। नाउ मलेरिया इज़ एन एक्यूट फेब्राइल इलनेस, यानी कि मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एकदम से बुखार होता है ना। एक गलत फहमी जो कई बार होती है वो है कि मलेरिया मच्छर से होता है। यहाँ आपको बता दें कि मलेरिया मच्छर से नहीं होता। मच्छर मलेरिया को फैलाता है। मच्छर मलेरिया को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलाता है। ना मलेरिया एक पैरासाइट से होता है। पैरासाइट यानी कि परजीवी, और इस परजीवी को कहते हैं प्लाज्मोडियम ना। वैसे तो प्लाज्मोडियम की सैकड़ों स्पीशीज़ यानी कि सैकड़ों प्रजातियां होती हैं, पर मनुष्य में मलेरिया 5 प्रजातियों से होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम नोलेसी। ना इनमें से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम डेडलीस्ट, सबसे खतरनाक स्पीशीज़ है। ये पैरासाइट कॉमनली यूज एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसे कि क्लोरोक्विन से रेजिस्टेंट होता है। तो मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है प्लाज्मोडियम। अब समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। नाउ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से मलेरिया मनुष्य में फैलता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो यानी कि फीमेल एनोफिलीज जो मच्छर है उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स होते हैं। स्पोरोजोइड्स प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म है। जब मच्छर काटता है तो ये स्पोरोजोइड्स मनुष्य के ब्लड में पहुंच जाते हैं और उससे मनुष्य में मलेरिया डेवलप होता है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम जो है वो रेड ब्लड सेल्स में भी मल्टीप्लाई होता है, इसलिए मलेरिया ब्लड से भी फैलता है, जैसे कि बर्थ के दौरान फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जबकि ब्लड एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में चढ़ाया जाता है। अगर उस वक्त जो ब्लड चढ़ाया गया है, ब्लड जिसका ट्रांसफ्यूजन हुआ है, अगर उसमें मलेरिया के पैरासाइट हैं तो उससे मलेरिया हो जाएगा। देन उसके अलावा कंटामिनेटेड नीडल्स को शेयर करने से भी मलेरिया जो है वो फैल सकता है। यानी वो नीडल्स जो कि ड्रग इंजेक्ट करने के लिए यूज़ करी गई हैं, वो नीडल्स अगर कंटामिनेटेड हो और उनकी शेयरिंग हो जाए तो भी ये जो डिसीज़ है मलेरिया जो है वो फैल जाएगा। तो अब पढ़ते हैं सिम्टम्स, यानी कि मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं। ना जिस किसी को भी मलेरिया हो वो अपने आप को बहुत बीमार महसूस करता है। उसके बाद ठंड लगना, ठंड से कपकपी होना, फिर तेज सर दर्द के साथ बुखार होना, और फिर पसीना आने से बुखार का उतर जाना, जिससे कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और मनुष्य को प्रतीत होता है कि वह पहले से काफ़ी बेहतर है। ये मलेरिया के मुख्य लक्षण हैं। और कपकपी, बुखार और पसीना आने का ये जो क्रम है ये हर 2 या 3 दिनों में रिपीट हो सकता है। दूसरे सिम्टम्स हैं फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान होना, नॉजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि उल्टी होना, देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलना, साथ ही बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द होना, जैसे कि मांसपेशियों में, शरीर के जोड़ों में, कमर में दर्द होना। ना मलेरिया का इलाज जितना जल्दी हो उतना जल्दी करवा लेना चाहिए, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। मलेरिया जो है वो सीवियर मलेरिया में डेवलप हो जाता है। ना सीवियर मलेरिया की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जैसे कि सेरिब्रल मलेरिया यानी कि जो इन्फेक्शन है वो ब्रेन में पहुंच सकता है। देन सीवियर अनीमिया, मलेरिया में आरबीसीज जो हैं वो टूटते हैं, आरबीसीज जो हैं वो रप्चर होते हैं, जिसकी वजह से सीवियर अनीमिया भी हो सकता है।
इसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है वो लीवर सेल्स यानी कि हिपैटोसाइट्स में मल्टीप्लाई होता है। उसकी वजह से लिवर डिसफंक्शन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है और ऑर्गन फेलियर होने से जान भी जा सकती है। तो ये हैं जनरल सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो फिर क्या क्या दिक्कत हो सकती हैं। अब मलेरिया के लक्षणों को समझने के बाद अब समझते हैं कि मलेरिया को कैसे प्रिवेंट किया जाए, यानी कि मलेरिया की जो रोकथाम है वो कैसे की जाए। सबसे पहले अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, जिसके लिए ऐसे कपड़े पहने जो कि पूरी बॉडी को अच्छी तरह से कवर कर दें। उसके अलावा मॉस्किटो रिपेलेंट्स जैसे कि यूकलिप्टस ऑयल का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा सोने के लिए इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशक ट्रीटेड मच्छरदानियों का यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा ये है कि किल द वेक्टर यानी कि मच्छरों को मारना, मच्छर जो कि बुखार को फैलाते हैं, तो किल द वेक्टर। इसके लिए मच्छरों को पनपने ना दें और कीटनाशक से उन्हें मार दें। इसके लिए पानी जमा ना होने दें, क्योंकि मच्छर जो है वो पानी में पनपते हैं, वो पानी में ब्रीड होते हैं। दूसरा, मच्छरों को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक या फिर कैरोसिन मिट्टी का तेल स्प्रे करें। तीसरा, कीमो प्रोफाइलैक्सिस। नाउ डॉक्टर के परामर्श से ऐसी दवाइयाँ लें, ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे मलेरिया न होने पाए। तो कीमो प्रोफाइलैक्सिस, जब भी किसी ऐसी जगह जा रहे हों जहाँ पर मलेरिया बहुत फैला हुआ हो, तो ये जो कीमो प्रोफाइलैक्सिस है ये बहुत ही अच्छी रहती है और मलेरिया की रोकथाम में इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये है कुछ उपाय जिनसे मलेरिया की रोकथाम कर सकते हैं। अब समझते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल। नाउ प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसमें ये मच्छर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और सेकेंडरी होस्ट है मनुष्य यानी कि ह्यूमन। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल का ये हिस्सा मनुष्य में कंप्लीट होता है और बाकी का ये हिस्सा मॉस्किटो में कंप्लीट होता है। अब हमें पता चल चुका है कि इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एक वेक्टर है जो कि मलेरिया को फैलाती है। ये मच्छर मलेरिया को मनुष्य में फैलाता है। ना एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्पोरोजोइड्स होते हैं। स्पोरोजोइड्स प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म है। मच्छर जब किसी मनुष्य को काटता है तो ये स्पोरोजोइड्स उस मनुष्य के ब्लड में चले जाते हैं। ब्लड से ये स्पोरोजोइड्स लीवर में पहुंच जाते हैं और लीवर के जो सेल्स होते हैं हिपैटोसाइट्स, उसमें ये स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होने लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये एक हिपैटोसाइट है और इसमें ये स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसी तरह ये एक हिपैटोसाइट है, यहाँ पर भी ये स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ना लीवर में कुछ स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होकर हिप्नोजोइड्स बन जाते हैं। हिप्नो मतलब स्लीपिंग स्टेट, हिप्नो मतलब सोना। तो हिप्नोजोइड्स प्लाज्मोडियम की स्लीपिंग या फिर डॉर्मेंट फॉर्म है। हिप्नोसाइट से मलेरिया नहीं होता, पर हिप्नोसाइट से रिलैप्स हो सकता है, यानी कि कुछ वर्षों बाद, जैसे कि मान लो 5 साल बाद, अगर ये हिप्नोजोइड्स एक्टिवेट हो जाएं, तो ये एक्टिवेट होने के बाद मलेरिया प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, लीवर में कुछ स्पोरोजोइड्स एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि कुछ स्पोरोजोइड्स बहुत रफ्तार से मल्टीप्लाई होते हैं और ये जो मल्टीप्लाई होने के बाद ये स्पोरोजोइड्स मीरोजोइड्स बन जाते हैं। ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से हिपैटोसाइट्स फट जाते हैं और मीरोजोइड्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ना फिर ये मीरोजोइड्स आरबीसी में घुस जाते हैं और आरबीसी के अंदर ये मल्टीप्लाई होने लगते हैं। आरबीसी में मल्टीप्लिकेशन के दौरान
ये जो प्लास्मोडियम है, ये जो मीरोजोइड्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। नाउ मीरोजोइड्स ट्रांसफॉर्म होकर रिंग शेप ट्रोफोजोइड्स बन जाते हैं, ट्रोफोजोइड्स ट्रांसफॉर्म होकर साइजॉइंट बन जाते हैं और साइजॉइंट्स ट्रांसफॉर्म होकर मीरोजोइड्स बन जाते हैं। तो इस तरह वो अपनी फॉर्म को चेंज करते रहते हैं। मीरोजोइड्स आरबीसी में एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आरबीसी फट जाते हैं, आरबीसी रप्चर हो जाते हैं। आरबीसी के रप्चर होने पर मलेरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, यानी कि ठंड से कपकपी आना, बुखार, तेज़ सर दर्द और फिर पसीने के साथ बुखार का उतर जाना। कुछ प्लास्मोडियम पैरासाइट्स आरबीसी के अंदर मेल और फीमेल गैमीट्स बना लेते हैं और जब कोई नॉन इन्फेक्टेड मच्छर किसी इन्फेक्टेड मनुष्य को काटती है तो ये प्लास्मोडियम के गैमीट्स उस मच्छर की गट में पहुंच जाते हैं। तो प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल का ये भाग मनुष्य में कंप्लीट होता है, मनुष्य के अंदर होता है। यहाँ पर हमको साइशोगोनी का मतलब पता होना चाहिए। ह्यूमन बॉडी में जब स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उस प्रोसेस को साइशोगोनी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस ह्यूमन बॉडी में होती हैं। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। तो पहले है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइशोगोनी। एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। तो आरबीसी को इन्फेक्ट करने से पहले जब स्पोरोजोइड्स लीवर में एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होते हैं और स्पोरोजोइड से मीरोजोइड्स बनते हैं तो उस स्टेज को कहते हैं प्री एरिथ्रोसाइटिक साइशोगोनी, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स में मल्टीप्लिकेशन होने से पहले की स्टेज प्री एरिथ्रोसाइटिक साइशोगोनी। दूसरी स्टेज है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइशोगोनी, यानी कि वो स्टेज जो आरबीसीज के बाहर होती है। एक्सो मतलब बाहर, तो वो स्टेज जो कि आरबीसी में नहीं हो रही है। तो ये स्टेज भी लिवर सेल्स में ही होती है। यहाँ पर स्पोरोजोइड्स लिवर सेल में मल्टीप्लाई होते हैं और स्पोरोजोइड्स मल्टीप्लाई होकर हिप्नोजोइड्स बनाते हैं। हिप्नोजोइड्स प्लास्मोडियम की स्लीपिंग यानी कि एक डॉर्मेंट स्टेज है जो कि मलेरिया प्रोड्यूस नहीं करती, पर इससे रिलैप्स हो सकता है। यहाँ ये समझना आपको ज़रूरी है कि प्लास्मोडियम वाइवैक्स और प्लास्मोडियम ओवेल में हिप्नोजोइड्स बनते हैं और रिलैप्स भी हो सकता है, जबकि प्लास्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लास्मोडियम मलेरियाए में हिप्नोजोइड्स नहीं बनते और रिलैप्स भी नहीं होता है। तीसरी स्टेज है एरिथ्रोसाइटिक साइशोगोनी। यहाँ मीरोजोइड्स आरबीसी के अंदर एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से आरबीसी का रप्चर होता है और आरबीसी के रप्चर होने से मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। चौथी स्टेज है गैमेटोगोनी। यहाँ आरबीसी के अंदर प्लास्मोडियम के मेल और फीमेल गैमीट्स बन जाते हैं। तो इस तरह जो प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल है उसकी 4 स्टेजेस जो हैं वो मनुष्य के अंदर पनपती हैं। तो इस तरह जब भी कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो मनुष्य को काटता है तो उस मनुष्य को मलेरिया हो जाता है। अब जब भी कोई नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड मनुष्य को काटता है तो ये प्लास्मोडियम के गैमीट्स उस मॉस्किटो के गट में पहुंच जाते हैं और गट में पहुंचने के बाद ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज होते हैं, जिससे बनता है जाइगोट और जाइगोट से बनते हैं स्पोरोजोइड्स। ये स्पोरोजोइड्स मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाते हैं। तो इस तरह से नॉन इन्फेक्टेड मॉस्किटो इन्फेक्ट हो जाता है और मलेरिया को एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलाता है।
तो सारांश में समझे तो मच्छर जब काटता है, स्पोरोजोइट्स मनुष्य के ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड से वो लीवर में पहुंचते हैं, लीवर में स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई होकर मीरोजोइट्स बनते हैं, मीरोजोइट्स आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी में मल्टीप्लाई होते हैं, और जब आरबीसी रप्चर होते हैं, जब आरबीसी टूटते हैं, तो मलेरिया के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये है मलेरिया से संबंधित जानकारी और मलेरिया की लाइफ साइकिल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।